आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ये हमारी वैक्यूम ट्यूब के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करती थी, जो कि 1940 से लेकर 56 तक जो है वो हमारी ये जनरेशन चली थी। तो इसके अंदर जो है वैक्यूम ट्यूब्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता था एज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये इसका काम यही होता था कि हमारी जो एनर्जी है उसको जो है वो सर्कुलेट करना इनटू आवर सिस्टम कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर मैग्नेटिक ड्रम जो कि मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उसके अलावा इसकी जो ऑक्यूपाई कैपेसिटी थी, यानी कि जो ये जगह जो है वो ऑक्यूपाई करता था, वो तकरीबन एक पूरे कमरे के बराबर जो है वो जगह को ऑक्यूपाई कर रहा होता था। तो इसकी जो मैक्सिमम इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 20,000 कैरेक्टर्स तक जो है वो महदूद थी। 5 जनरेशन कंप्यूटर जो है वो रिलाई करता था ओनली ऑन मशीन लैंग्वेज के ऊपर, जो कि एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक बाइनरी कोड या फिर मशीन लैंग्वेज आप कह सकते हैं इसको। तो ये जो है एक प्रॉब्लम को एक टाइम पर जो है वो सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता था। तो ये इस तरह से कुछ आप जो है वो देख सकते हैं कि ये जो 2 पिक्स मैंने लगाई हैं, इसमें जो फर्स्ट पिक है हमारी ये बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट कर रही है, और सेकंड पिक जो है वो बाइनरी टू हमें हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि इंट्रोड्यूस करवा रही है कि अगर ये कोड होगा तो इसमें हम जो है ये इंस्ट्रक्शंस को इंडिकेट करेंगे। तो इसके अंदर जो इनपुट के लिए जो चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती थी वो पंच कार्ड था, पेपर टेप थी, और आउटपुट के लिए जो है वो प्रिंट आउट कंपोनेंट थे। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिवेक और इनेक कंप्यूटर जो हैं वो इन्वेंट किए गए थे। यूनिवेक कंप्यूटर जो हैं ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर थे, जो कि J.Crisper Eckert और जॉहन के ज़रिए जो है वो डेवलप किए गए थे। और जो इनेक है ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था हमारा, जो कि जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूनिवेक जो है ये हमारा कमर्शियल कंप्यूटर था, यानी कि बिजनेस क्लाइंट या फिर उससे रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हम यूनिवेक के ज़रिए ही जो है वो देख रहे होते थे। अब फर्स्ट में पंच कार्ड, सेकंड में जो है वो पेपर टेप, और थर्ड में जो आउटपुट डिस्प्ले की जाती थी वो हमारी एक पेपर होता था जिसकी लेंथ जो है वो काफ़ी बड़ी होती थी, जिसके ऊपर जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में आपको आउटपुट दी जा रही होती थी। तो ये इस तरह से कुछ इसकी इमेज थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। अब आ जाते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर। तो ये जो है ये हमारा कंसिस्ट कर रहा होता था ट्रांजिस्टर्स के ऊपर, जो कि 1956 से लेके 1963 तक जो है वो चला था। इसके अंदर जो है वो हमारे ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया था वैक्यूम ट्यूब्स को सेकंड जनरेशन के अंदर। इसको जो है वो 1947 के अंदर जो है वो बेल लैब के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, लेकिन इसको उसी टाइम जो है वो मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया था। 1950s में जो है वो आगे जाकर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि तब तक इसकी टेस्टिंग वगैरह और इसके मुख्तलिफ लेवल्स पर जो है वो मेजरमेंट की जा रही थी कि किस लेवल पर ये जाकर जो है वो काम कर सकता है। तो ये जनरेशन जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस भी जो है वो कंसिस्ट कर रही होती थी, जैसे कि मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक कोर मेमोरी जैसे कि हमारे पास रैम वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं वो हमारी कोर मेमोरी के अंदर आ जाती हैं। और मैग्नेटिक टेप ये आपने बचपन में चीज़ देखी होगी, जो कि हम टेप के अंदर जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को गाने वगैरह या इस तरह से चीज़ों को जो है वो स्टोर करके चला रहे होते थे।
तो उसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क, ये इसका एडवांस वर्जन आजकल की डेट में जो है वो HDD कंसिडर किया जाता है। ये भी उसी तरह की मैग्नेटिक डिस्क थी हमारे पास, जो कि डाटा स्टोर कर रही होती थी और इसके अंदर फिजिकल जो है वो क्वांटिटी मौजूद होती थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो मूव ऑन हो चुके थे बाइनरी लैंग्वेज से सिंबॉलिक या फिर आप कह लें कि असेंबली लैंग्वेज की तरफ। ये प्रोग्रामर को अलाउ करते थे कि वो स्पेसिफाई कर सकता है अपनी इंस्ट्रक्शंस को वर्ड्स के अंदर। तो यहाँ पर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप की गई थी इस टाइम में, वो हमारे पास कोबल और फॉर्ट्रन जो है वो ये वर्जन हमारे पास जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इस तरह से कुछ हमारे पास जो है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो दिखते थे। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है ये हमारे आईसीज के ऊपर डिपेंड करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 1964 से लेके 1971 के दरमियान जो है वो रहे थे हमारे पास। तो इसके अंदर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने जो है वो रिप्लेस कर दिया था ट्रांजिस्टर्स को, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ या सिलिकॉन चिप आप कह लें कि इस तरह से जो मटेरियल थे हमारे पास मौजूद होते थे, जो कि स्पीड और कंप्यूटर की एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज कर देते थे। और उसके अलावा इसके अंदर जो है वो पंच कार्ड या प्रिंट आउट टाइप चीज़ें जो हमने फर्स्ट जनरेशन के अंदर देखी, उनको रिप्लेस कर दिया गया था विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, मॉनिटर इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है हमें अलाउ करता था कि हम अपनी डिवाइसेस को जो है वो रन कर सकते हैं इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। एक टाइम पर जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर परफॉर्म कर सकते थे। तो आईसी जो है ये एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ जो है वो डेवलप की गई थी। इस तरह से ये कुछ दिखती थी। आजकल के टाइम में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो कुछ इस वे में हमारे पास जो है वो मौजूद था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है, ये 1971 से लेके अभी तक जो है वो मौजूद है। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है इसने रिप्लेस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो है वो इतनी कैपेबिलिटी मौजूद थी कि वो थाउजेंड्स ऑफ आईसीज के बदले जो है वो अकेला काम करता था। ठीक है, और इसको जो बिल्ड किया गया था वो सिंगल सिलिकॉन चिप के बिहाफ पर जो है वो बिल्ड किया गया था। यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा इंटायर रूम जो है वो ऑक्यूपाई करता था, लेकिन उसके ही बिहाफ पर अगर इस टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो ये एक मखसूस टेबल का कुछ हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा होता था। तो यहाँ पर जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर 1971 के अंदर डेवलप किए गए थे वो 4004 इंटेल की एक चिप थी जो कि इंटेल कंपनी की तरफ से जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते थे सीपीयू के साथ, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और उसके अलावा मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स, वो सारी चीज़ें जो है वो उसके पास मौजूद होती थी और उसका ही काम होता था कि वो उन चीज़ों को मैनेज करे। तो 1981 के अंदर IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम PC भी कहते हैं। तो ये होम यूज़र के लिए था। और 1984 के अंदर जो है एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था मैकिनटॉश। ठीक है, इसको ही अपग्रेड करते करते एप्पल जो है वो अभी मैक OS या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपडेट कर चुका है अपने सिस्टम के लिए। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है यहाँ पर मूव आउट हो चुका था डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है, ये जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी चीज़ें थी वो उनको मैनेज करने में जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा था। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये हमने भी अपने बचपन में जो है वो इस तरह के कंप्यूटर्स देखे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है ये कम्प्लीटली बेस्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, जो कि अभी से लेके ऑनवर्ड जो है वो
अपडेट होता रहेगा। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो बहुत सा काम हो रहा है, जो कि सिर्फ एक ही गोल को अचीव करने के लिए किया जा रहा है, ताकि जो हमारे सिस्टम है वो ह्यूमन लैंग्वेज को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकें, उसको समझ सकें। तो यहाँ पर जो है पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू मेक रियलिटी थिंग्स। 5 जनरेशन कंप्यूटर जो है हमारे पास, ये लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज को कॉम्पैक्ट या पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर जो है वो चेंज करने में भी अहम किरदार अदा करता है। और उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटेशन जो है, क्वांटम कंप्यूटर ये हमारा एक किस्म का, आप ऐसे कह लें कि सुपर कंप्यूटर जो है उससे थोड़ी ऊपर की चीज़ है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर जो है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये जो है मिनिमल टाइम के अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमारी परफॉर्म कर देता है। 5th जनरेशन कंप्यूटर का जो गोल है वो बेसिकली यही है, टू डेवलप डिवाइसेस दैट अंडरस्टैंड द नेचुरल लैंग्वेज, जो कि अभी तक हमारे सिस्टम हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस को जो है वो ऑप्टिमाइज करने में पीछे हैं। उस चीज़ को जो है वो कवर अप करने के लिए 5th जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हमारा सेकंड टॉपिक है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड टेक्नोलॉजी। तो 2 टाइप्स हैं हमारे पास, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ठीक है, तो पहले हम पर्पस को देख लेते हैं। जनरल पर्पस के अंदर क्या होता है कि जनरल पर्पस के अंदर जो है वो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम जो है वो बिल्ट किया जाता है जो कि बहुत सारी चीज़ों को जो है वो परफॉर्म करने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा होता है। जैसे कि कोई चीज़ लिखनी है, एडिट करनी है वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर, या उसके अलावा डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ को जो है वो मैनिपुलेट करना है, या किसी मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री को जो है वो ट्रैक करना है, या उसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी है, या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करना है, या इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को जो है वो आपने मॉनिटर करना है, या बिल्डिंग टेम्परेचर। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आती हैं, जिनका काम बेसिकली यही होता है टू वर्क मल्टीपल टास्क ऑन अ सेम टाइम। ठीक है, बहुत सारे टास्क जो है हम एक टाइम पर ही कर रहे होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं, ये मैंने MS पावर पॉइंट के अंदर बनाई है। ठीक है, तो अब इसको मैंने बनाया है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जो हैं वो की हैं, बहुत सारे फंक्शंस इसके अंदर परफॉर्म किए हैं। इसके अलावा इस टाइम में जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरा वो सॉफ्टवेयर भी चल रहा है, यानी कि मेरा जो सिस्टम है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर है। इसके अंदर मैं एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को जो है वो परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि कोई भी हमारे पास जो है वीडियो गेम है, जैसे PS5 है या 4 है, इस तरह से कोई मशीनरी जो है वो मौजूद है जो कि गेमिंग के लिए जो है बनाई गई है। उसका सिर्फ बेसिकली काम यही है कि वो गेम्स को जो है उसके ऊपर रन करेगी। अब उसके ऊपर आपको कोई फिल्में या इस तरह की कोई चीज़, एडिटिंग, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग वगैरह, ये चीज़ें तो आप उसके ऊपर नहीं कर सकते, वो बनाई स्पेसिफिक जो है वो गेम्स के लिए गई है। तो उसके अलावा ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, या वेदर फॉरकास्टिंग, सैटेलाइट लॉन्च, ट्रैकिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, या ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। रोबोट, हेलीकॉप्टर्स, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे रोबोट, हेलीकॉप्टर्स, ये इनका बेसिकली काम सिर्फ यही होता है टू मॉनिटर दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एरिया। ठीक है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए इस तरह से किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है इन मशीन्स को बनाया जाता है, इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो जैसे अब हम इधर देखें तो यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ये PC है,
ये पीसी है और ये पीसी है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है। लेकिन ये जो बीच वाला है ये थोड़ा हमारे पास इस तरह का पीसी है जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए या इस तरह से किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए जो है वो बनाया गया है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम आए तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड आ जाता है। अब एनालॉग के अंदर क्या होता है, एनालॉग जो है वो एक किस्म का एक ऐसा टाइप होता है सिस्टम का जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन अ कंटिन्यूस फॉर्म, यानी कि इसके अंदर कोई ड्रॉप डाउन नहीं होता, इस तरह की कोई भी स्टॉप पॉइंट नहीं होती जहाँ पर वैल्यू स्टॉप हो जाए या स्टक हो जाए, ठीक है। तो ये जो है कंटिन्यूसली अपनी वैल्यू जो है वो जनरेट करता रहता है। ये जो कंप्यूटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ को, लाइक प्रेशर हो गया, वेट हो गया, वोल्टेज प्रेशर हो गया, स्पीड हो गई, या इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इस्तेमाल की जा रही होती हैं टू मेजर एनीथिंग, ठीक है। एनालॉग में पहले के टाइम पर जो है हमारे पास डिफेंस में या और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इस तरह की मशीनरीज इस्तेमाल की जाती थी जो कि एनालॉग सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट कर रही होती। तो ये मीटर देख के जो है आपको कुछ ना कुछ महसूस हो रहा होगा कि ये हमारी नॉर्मल बाइक्स के अंदर भी ये मीटर लगा हुआ होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब तक आपका जो है वो फ्रंट व्हील मूव करता रहेगा उसके मुताबिक जो है ये आपको जो है ना स्पीड और आपका जो डिस्टेंस है वो मेजर करता रहेगा। लेकिन इसके अंदर भी आपने देखा होगा मोस्टली आप किसी अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं बाइक पर, वो भी बाइक पर है, आप भी बाइक पर हो, तो आप जब एक दूसरे का मीटर कंपेयर करते हो तो बाज़ औक़ात क्या आता है कि उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही होती है, आपकी थोड़ी कम दिखा रहा होता है। तो इसमें जो मेजरमेंट है वैल्यू की वो एक्यूरेट बिल्कुल नहीं होती, 19-20 का फ़र्क होता है इसके अंदर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो कंटिन्यूस वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर, स्मॉल मेमोरी होती है, और उसके अलावा अब स्मॉल मेमोरी से क्या मुराद है, स्मॉल मेमोरी से जैसे आपके पास वो मीटर था, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक लिमिट है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल 1 लाख किलोमीटर का जो एरिया है वो जो है मीटर मेजर कर सकता है। 1 लाख के बाद आपको पूरा मीटर ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है, ये एग्जांपल था एक। तो इस तरह से यानी कि स्मॉल मेमोरी होती है हमारे पास और स्लो स्पीड होती है इसकी, ठीक है। स्लो स्पीड से मुराद इससे पहले जो मैंने आपको एक जो है वो डिवाइस दिखाई थी जो कि एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए काम आती थी, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो एनालॉग सिग्नल जहाँ पर भी जिस भी डिवाइस के अंदर होते हैं उसकी स्पीड स्लो होती है और रिलायबल नहीं है, और इसका रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं होता, डिफ़िकल्ट टू यूज़ है। अगर आप अपने किसी बुज़ुर्ग से पूछें जो कि आर्मी में या इस तरह की किसी भी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काम करके आ चुके हैं 1970s या 80s के अंदर, तो उन्होंने ये एनालॉग डिवाइसेस को इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, तो उनको पता होगा कि इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती थी। अब आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर। डिजिटल कंप्यूटर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है अपनी वैल्यूज़ को बाय यूजिंग नंबर्स, लेटर्स, और उसके अलावा और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जो है ये प्रेजेंटेशन एक तैयार कर देता है आपके लिए। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो रिलाई कर रहा होता है डिजिट्स के ऊपर, ठीक है। इसकी इनपुट जो है वो ऑन और ऑफ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, यानी कि 0 और 1 के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और इसकी आउटपुट भी जो है वो सेम इसी तरह से इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑन जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है 1 के साथ, और जो ऑफ है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है 0 के साथ। तो यहाँ पर बेशक पावर कंज्यूमिंग का टाइप देखें या फिर इसके अलावा हमारा जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है डिजिटल के अंदर वो भी हमारा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही ट्रांसमिट किया जा रहा होता है। तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल उठाएं तो यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो डिजिटल कैलकुलेटर भी मौजूद है जो कि हम नॉर्मली किसी भी शॉप पर जाएं तो वहाँ पर हमें ये दिख जाता है। तो उसके अलावा
स्पीडोमीटर भी, अब देखें पहले जो मैंने स्पीडोमीटर आपको दिखाया वो था एनालॉग, लेकिन आजकल के जो स्पीडोमीटर्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास डिजिटल वे में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पिक्चर है ये एनालॉग की है वैसे, तो डिजिटल की अगर हम देखें तो डिजिटल की एक स्पेसिफिक वैल्यू वो आपको दे रहा होता है। तो वहाँ पर कोई स्पेसिफिक नंबर जैसे 30 है, 40 है, 50 है, तो उस पर चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप कॉन्स्टेंटली 40 के ऊपर चल रहे हैं तो वो 40 को ही दिखाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, कंटिन्यूस वैल्यू उसके अंदर नहीं चलेगी। इसके अंदर जो है वो डिस्क्रीट वैल्यू चलेगी हमारे पास, ठीक है, यानी कि ऑन है तो 1, अगर ऑफ है तो 0, और कांस्टेंट वैल्यू है तो वो एक जगह पर ही स्टक करके वैल्यू को जो है वो स्टॉप कर देगा। इसमें लार्ज मेमोरी होती है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है, फास्ट होता है ये, और रिलायबल भी होता है, और उसके अलावा जो इसका रिज़ल्ट होता है वो भी 100% एक्यूरेट होता है। मतलब कि जो भी फिज़िकल मूवमेंट होगी या इस तरह से जो भी चीज़ परफॉर्म की जाएगी उसका रिज़ल्ट जो है वो एक्यूरेट बताएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं हम हाइब्रिड के ऊपर। हाइब्रिड जो है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को कंबाइन करके बनाई गई है। इसके अंदर जो है वो फिज़िकल क्वांटिटी ही परफॉर्म की जा रही होती है, लेकिन इसके अंदर जो स्क्रीन के ऊपर एनालॉग सिग्नल और उसके अलावा क्या नाम है डिजिटल सिग्नल, दोनों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो परफॉर्म की जा रही होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें आईसीयू के अंदर जो है इंटेंसिव केयर यूनिट जिसको हम कहते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर ये मौजूद होता है। उधर एक मशीन लगी हुई होती है जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट कर रही होती है। जैसे कि ये आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह की पिक्चर आपने ज़रूर फिल्मों में या फिर अभी कभी आप हॉस्पिटल गए हैं तो हॉस्पिटल में आपने इस तरह की डिवाइस जो है वो ज़रूर देखी होगी। तो इसके अंदर क्या है कि लेफ़्ट साइड पर जो है वो एनालॉग सिग्नल्स जो कि कंटिन्यूस वे में चल रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा राइट साइड पर जो है वो डिजिटल सिग्नल्स को जो है वो शो करवाया जा रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्राइब द कन्वेंशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें पहला नंबर सुपर कंप्यूटर, सेकंड मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर हमारे पास आ जाता है। तो जनरली जो है वो हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं इसको जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बिहाफ पर, और इनकी जो साइज़ और पावर है उसके बिहाफ पर जो है इनको हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते हैं। इनको इनके दरमियान में जो है वो डिफरेंस जो है वो देख रहे होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर जो है ये फास्टेस्ट और लार्जेस्ट कंप्यूटर होता है, और उसके अलावा ये मोस्ट एक्सपेंसिव जो है वो कंप्यूटर होता है। इस तरह के कंप्यूटर जो हैं वो आजकल हमारे पास मौजूद हैं। इनकी जो पावर कैपेबिलिटी है वो थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स के मुकाबले में ये एक टाइम में काम कर सकते हैं। मतलब कि जितना काम जो है मोर देन 1000 कंप्यूटर करेंगे वो ये अकेला ही कर सकता है, और इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के लिए। तो इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, जियोलॉजिकल डाटा एनालाइज, इस तरह की चीज़ों के लिए जो है वो हम सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 2023 के अंदर यूएस का एक डिपार्टमेंट है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, इसने जो है एक सुपर कंप्यूटर जो है वो एक्वायर किया था, जिसका नाम इन्होंने अरोरा रखा था। इसकी वर्थ जो थी वो 500 मिलियन थी, और इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी थी कैलकुलेशन करने की वो 2 रेज़ पावर 60 या फिर आप कह सकते हैं 10 रेज़ पावर 18 जो है इन सेकंड थी। ठीक है, ये बिलियंस में जो है कैलकुलेशन चली जाती है। तो सेकंड पर देखें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसको हम मेनली इस्तेमाल करते हैं एज अ डाटा सेंटर लार्ज इंटरप्राइजेज या फिर आप कह सकते हैं कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जहां पर उनका डाटा जो है वो
सेव किया जा रहा होता है। ये भी एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसलिए हमने इसको जो है वो सेकंड नंबर पर रखा हुआ है। इसकी जो एरिया रिक्वायरमेंट है वो 2000 टू 10,000 स्क्वायर फीट है, और ये जो है रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम डिफरेंट यूजर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि वो किसी भी लोकेशन से हो सकते हैं यूजर्स। तो मेन फ्रेम जो है वो 1950s के अंदर इन्वेंट किया गया, और इसकी कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग जो है वो अप टू 30 बिलियन ट्रांजैक्शन पर डे है। यानी कि अगर हम ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखें, बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देखें, तो 30 बिलियन प्लस जो है वो इसकी कैपेबिलिटी है किसी भी ट्रांजैक्शन को जो है परफॉर्म करने की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसके अंदर अपग्रेडेड सिक्योरिटी मौजूद होती है और स्केलेबिलिटी होती है, और उसके अलावा डिपेंडेबिलिटी लेवल जो हैं इसके मौजूद होते हैं। और ये जो है एक आइडियल प्रोसेसिंग मशीन है जो कि बैंकिंग सेक्टर, गवर्नमेंट और इंश्योरेंस टाइप जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है। तो इसकी पिक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। मिनी कंप्यूटर जो है वो मिड साइज कंप्यूटर होते हैं जो कि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है वो छोटे होते हैं काफ़ी। का जो बेसिकली गोल होता है वो 300 यानी कि 5 से लेके 300 पीपल्स का काम जो है ये अकेले ही संभाल लेते हैं। ये स्मॉल बिजनेसेस, कॉलेजेस या रिसर्च लैब, हॉस्पिटल्स टाइप जो सेक्टर्स हैं इनके अंदर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। कोई भी बिजनेस चलाने के लिए जो है वो हम मेन फ्रेम जैसे बड़े सिस्टम्स को जो है अक्वायर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास मिनी कंप्यूटर जो है वो इनफ होता है टू सेट अप ऑल द थिंग्स। तो ये जो है माइक्रो प्रोसेसर, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स, लिनक्स और विंडो टाइप चीज़ें जो है वो अपने अंदर समा के रखता है। मिनी कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशंस वगैरह इंक्लूडेड होती हैं वो नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, डाटा प्रोसेसिंग, एनालिसिस और उसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मल्टीमीडिया टाइप, इस तरह की बहुत सारी हाई वॉल्यूम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास मौजूद होती हैं। और इसके अंदर जो है वो हम डाटा को भी बहुत हाई लेवल पर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर किसी बैंक की 1 या 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो वो मिनी कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है। इन्वेंट्री ट्रैकिंग के लिए कोई भी वेयर हाउस है उसके अंदर कोई भी इन्वेंट्री वगैरह पड़ी है तो वहाँ पर भी इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अकाउंटिंग के लिए भी और ऑफिस ऑटोमेशन के लिए भी जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो है ये स्मॉलेस्ट कंप्यूटर होता है। ये जो है पर्सनल यूज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी स्टार्टअप बिजनेस का जो है वो हम इससे कर सकते हैं। कोई भी यानी कि ऐसा स्टार्टअप जो कि एक रूम से स्टार्ट होने वाला है तो वहाँ पर हम पीसीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप चीज़ें जो हैं ये हमारे पास मौजूद होती हैं। प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एग्जीक्यूट करे इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जा रही हैं यूज़र की तरफ से। और इसके अंदर जो है मेमोरी भी इस्तेमाल की जाती है टू स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम। यहाँ पर जो है हमारे पास बहुत सारी साइज़ के माइक्रो कंप्यूटर जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है पर्पज़ के ऊपर कि किस चीज़ के लिए चाहिए। अगर तो डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए या फिर पीसी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, नेटबुक चाहिए, टैबलेट्स टाइप, यानी कि इस तरह की जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप एक्वायर कर सकते हैं। डेस्कटॉप जो है उसके कंपोनेंट्स लैपटॉप की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए लैपटॉप जो हैं वो मोर पोर्टेबल होते हैं। और उसके अलावा नेटबुक टाइप चीज़ें जो हैं ये लाइट वेट होती हैं और लो पावर कंजप्शन जो है मशीनरी होती है, जिसको हम इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि जो डेस्कटॉप होते हैं वो एक तो हमारी पावर भी ज़्यादा लेते हैं और उसके अलावा कंपोनेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि उनके साथ बहुत सारे हमें जो कंपोनेंट्स हैं वो अटैच नहीं करने पड़ते। 2 in 1
टाइप के कंप्यूटर भी आजकल हमारे पास आ रहे हैं जिनके अंदर ही पूरा जो है वो सिस्टम मौजूद होता है, मेमोरी भी उसके अंदर ही अटैच होती है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास जो है वो मैकबुक हो गया, या उसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसी डिवाइसेस मौजूद हैं एप्पल के अलावा भी, जिनके अंदर हमें सीपीयू या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर नहीं होती। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था। ये 3 टॉपिक्स हमने जो है वो कवर अप करने की कोशिश की है यहाँ पर। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं।